चलिए, जय हिंद जय मालिक। चलिए, बिहार पुलिस यहाँ पर महिला कांस्टेबल सेवा परीक्षा है। ऐसा महिला कांस्टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसा बात नहीं कि सिर्फ महिला इस वीडियो को देख सकती है। ऐसा बात नहीं है। आप लोग इसमें सेट मारते रहिए मेरे भाई लोग, जो भी है। सेवा परीक्षा 4/10/2020, 4/10/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो छाली के समान होता है। जो दूध में छाली नहीं लगता है मोटा मोटा, कितना सुंदर रहता है, उस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर सुंदर सुंदर एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। 4/10/2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, हल प्रश्न पत्र। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पूरा बारीकी से आप लोग आंसर देते चलिए, एकदम हिला देंगे पूरा। आज सेट को मारना है पूरा एकदम। आज हम लोग लगभग 50 नंबर सेट पर पहुंच गए। 50 को सेट मार चुके हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेट हम लोग मारते आ रहे हैं, डेली हर एक सेट मारते आ रहे हैं। चलिए, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? देखिएगा, 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, जो शुरू हुआ था पूरा भारत में हुआ था। दिल्ली से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश में अलग हुआ था, हर जगह से क्रांति शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति, इसको प्रथम स्वतंत्रता क्रांति भी कहते हैं, समझ गए। तो बिहार के 1857 जो क्रांति हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था? इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिहार में कहाँ से शुरू हुआ था वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को समय देंगे, आपको आंसर बता, आंसर मतलब आंसर बोलने, मन में सोचने के लिए, या कि उसके लिए समय देंगे थोड़ा देर, तब जाके हम आंसर बोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम सही आंसर बताए कि गलत बताए। तो बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति यहाँ पर, चलिए, देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से शुरू हुआ था। देवघर जिला है, देवघर जिला के रोहनी नामक स्थान से शुरू हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति वर्तमान झारखंड में स्थित है। देवघर कहाँ है? झारखंड में है। तो रोहनी गांव से हुई थी, या वहीं झारखंड में रोहनी एगो गांव है, रोहनी गांव है। झारखंड जाइएगा तो वहीं पर रोहनी गांव है, वहीं से शुरू हुआ था। देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। रोहिणी नामक स्थान से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, देख लीजिए। चलिए, ठीक है, एक बात समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि झारखंड से शुरू हुआ था बिहार में, झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से पूरा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग बारीकी से समझते चलेंगे, एकदम हिलाते चलेंगे पूरा एकदम। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क जो है ये नाटक है, कोणार्क कोई नाटक है, इसके कवि कौन थे? आपको समय थोड़ा दे रहा है आप लोग के लिए बोलने के लिए। मेरा फेस दिख रहा है इसमें? मेरा फेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर पूरा इतना भी छोटा में दिख रहा है, जैसे किए हुए हैं जान से। चलिए, थोड़ा बिंदी कर लिए, देख लीजिए। इसका आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क जो है नाटक है, इसके कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क जो नाटक है, इसके कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर थे, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक कौन से वंश के थे? और कालाशोक किसको कहा जाता है? तो कालाशोक किसको कहा जाता है? कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक थे, वो नाम था, कौन से वंश के थे? ये चारों वंश में से कौन वंश हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश से थे कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक कौन से वंश के थे? तो शिशुनाग वंश के थे कालाशोक। शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे कालाशोक, शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जो 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन हुआ था, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आंध्र प्रदेश में देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। तो 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो हिंदी तो जोड़ा गया था नहीं, उर्दू नहीं जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु।
भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश था। देख लीजिए 1956 में सरदार वल्लभ भाई पटेल यही सब थे उस समय, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही सब थे। तो बहुत उन लोग के लिए बहुत चुनौती था कि कैसे क्या किया जाए। बहुत हो हंगामा हो रहा था। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जुड़ी? तो तेलुगु का रहा था। तेलुगु तेलंगाना में बोला था हम तेलुगु बोलेंगे, वो तो वही आधार पर गठित हुआ था। तेलुगु हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज किसने की थी? जो हमारे शरीर में जीन होता है, आनुवांशिकता का जनक जीन को कहा जाता है। मतलब ये आनुवांशिक मतलब वंश के आधार पर जो भी इसका इन्फॉर्मेशन होता है शरीर का, कि हाथ कैसे हिलाना है तो इसको गोल ऐसे करना है, गोल कैसे इसमें ताकना है, इसे कैसे ताकना है, ये सब इन्फॉर्मेशन जीन के पास रहता है। कैसा वंश के आधार पर, जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं तो अगला वंश भी हमारा ऐसे ही बोलेगा, मतलब उसी जीन के पास सारा रहता है, वही इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जीन की वही खोज किसने की थी जीन के? तो हो जाएगा जोहानसन जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन। हम ऐसे ताक रहे हैं, सब जीन करवा रहा है, सब पता है होगा। चलिए जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन हो जाएगा। जीन की खोज किसने की थी? जीन। एगो सीरियलो बना दिया हुआ है कि हुकुम करे मेरे आका। जीन ना कहता है आका को, जीन कहता है कि हुकुम करिए, आप जो कहिएगा वो हम करेंगे। तो आका जो कहेगा वो जीन करेगा। तो जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन। ज से जीन हो जाएगा, ज से जोहानसन होगा, ज से जीन हो जाएगा, ज से जोहानसन हो जाएगा, ज से जीन हो जाएगा, ज से जोहानसन हो जाएगा, ज से जीन हो जाएगा, ज से जोहानसन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पावापुरी पूरी पुआ पूरी ना है, पावापुरी है। पुआ पूरी नहीं समझ लीजिएगा। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिले में है। जितना भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस वाला, जितना भी एग्ज़ाम होता है, होमगार्ड, बहाली, चपरासी, जो भी होता है, अग्निशमक, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, सब में काम देगा ये क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद प्रथम गृह मंत्री बनाया गया, तो वह नाम बता दीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। देखिए तीनों से तीनों क्वेश्चन बन गए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, रतौनी धर ले ना सुझाई से गाँव में ना कहता है रतौनी धाय ले एकरा, सुझावे ना करैया, ऐसे ही बोल देता रहता है अजीब। तो चलिए रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो उसी समय बताइए। कोई बोलेगा गाँव में कि रतौनी धर ले, आँख अंधरा गया है तुम्हारा, तो रतौनी धर दिया, रतौधी धर लिया है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो उसको समझाइए कि विटामिन की कमी है तुम्हारे पास। किसी को बोलना रहेगा कहिएगा, पहले बताइए आंसर बताइए, उसके बाद हम बताएंगे थोड़ा। चलिए विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है। तो उसको ऐसा थोड़ी ना कहिए कि विटामिन ए की कमी हो गल हो, विटामिन ए की कमी हो गया है, तो मज़े नहीं आएगा। थोड़ा भड़ास मिटाना रहेगा अंदर से, रतौनी धैल ले हो तो वो हो जाता है। रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? आप कभी नहीं भूलिएगा ये क्वेश्चन। देख लीजिए इस प्रकार से पढ़ेंगे हंस खेल के, कभी नहीं भूलिएगा ये क्वेश्चन को। रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौधी। रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है। विटामिन सी की कमी से कथी होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कथी होता है? बताइए दीजिएगा, हमको ना याद है। विटामिन डी की कमी से होता होगा, अभी नहीं याद है, कुछ होता होगा। सूर्य के प्रकाश से, जो सुबह का प्रकाश होता है सूर्य का, उसमें विटामिन डी मिलती है, वो पते होगा। चलिए न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन कहा गया, न्यूटन तो खोज किया था, या न्यूट्रॉन है, न्यूटन बोला गया, सॉरी।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की? नहीं होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की वो पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मेरा सर्दी आज ठीक हो गया, कल कितना सर्दी हो गया था बाप रे बाप, पूरा क्लास में हम गमछा से अपने घी को पोंछ रहे थे। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, 1931 में की थी। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, 1931 में। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, 1931 में। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। चलिए चलिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को खाली स्तर में परिवर्तित करता है। एक जो वाष्प इंजन है, भाप उत बनाते रहते हैं तो ढक देते हैं, तो भाप ढक्कन ढकना चाहते हैं तो कितना भाप निकलता है। बहुत ही दुनिया का सबसे अधिक ऊष्मीय चीज़ है वो, ऊष्मा सबसे बेसी देगा। आग में से हाथ डाली ले से, अब भाप में तक हाथ डालिए तो हाथ के झलका देगा, हाथ को जलन टाइप का हो जाएगा। क्योंकि आग में डाल सकते हैं लेकिन भाप में आप हाथ नहीं डाल सकते, पूरा जलन हो जाएगा। तो एक वाष्प इंजन है, जो वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, जो ऊष्मा का जो ऊर्जा रहता है उसमें किस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है भाई इंजन है तो रसायन में कला परिवर्तन करेगा, विद्युत ऊर्जा में कला परिवर्तन करेगा, चुंबक उम्बक का कोई काम है ना है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा ये बताइए। नहीं, दिमाग का खेला है, जिसके पास दिमाग रहेगा वो क्वेश्चन जरूर ही बना देगा। कि एक वाष्प इंजन है, जो उस वाष्प इंजन है, इंजन का मतलब है कि ट्रेन वाष्प इंजन से पहले चलता था कि नहीं ट्रेन, तो ट्रेन क्या करता था, घुमाता था तब ना वो चलता था, इसे घुमाता था तब ना चलता था। तो एक वाष्प इंजन क्या है, उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो हमने यांत्रिक मतलब घूमना, यांत्रिक मतलब क्या हो गया, घूमना। तो एक वाष्प इंजन जो है उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, तभी ना ट्रेन चलता है तो हम लोग जाते हैं अपने नानी के घर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, पूरा एकदम हंसा खेला के पढ़ाएंगे एकदम पूरा अच्छे से, हम भी हंसेंगे खेलेंगे और पढ़ते रहेंगे, पता ना चलेगा कि कै गो सेट मार लिए, एगो सेटो मार लेंगे। आप पूरा हंसते रहिएगा एकदम, पढ़ते रहिएगा। चलिए, और इस प्रकार से अगर पढ़ाए तो आपको कैसा लग रहा है वो भी बता दीजिएगा। और बोलिएगा इस प्रकार से नहीं करिए हरकत, तब नहीं करेंगे। पब्लिक डिमांड आया है इस प्रकार से करने का, तभी ऐसे कर रहे हैं। पब्लिक डिमांड आएगी, आप थोड़ा बोर हो जाते हैं पढ़ने में, थोड़ा अच्छे से पढ़ाइएगा, आज तक बोर नहीं हो सके। पढ़ाई में बोर भी नहीं होना है और पढ़ना भी है, नौकरी भी करना है। तो देख 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए महिला वाला कांस्टेबल ने कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गुब्बारे में हाइड्रोजन थोड़ी ना होगा, लिथियम थोड़ी ना होगा, हीलियम हो जाएगा राइट आंसर। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम कैसे आप लोग याद रखिएगा, इसका ट्रिक बता दें। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गुब्बारा में ऐसे रखे रहते तो कैसे हिलता रहता है, गुब्बारा कैसे से हिलता रहता है, हिलते हिलते ऐसे से हिलते हिलते ऊपर चल जाता है। तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम बहुत हल्का होता है गैस, तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है ये बता दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, हिंदी में नहीं हटा दीजिए, जीके जैसे पढ़ेंगे सिर्फ। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो किस गैस के कारण हो जाता है। ऑक्सीजन से थोड़ी ना होगा, ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में फायदा करता है। नाइट्रोजन से थोड़ी ना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता होगा, लेकिन होता क्या होगा, वो भी करता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ग्लोबल वार्मिंग
किस गैस से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। किस गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। किस गैस से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। रूट 5 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? तो रूट में जब ही आ गया वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट में आएगा तो रूट 5, रूट 3, रूट 4, पाई सब अपरिमेय संख्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत धारा है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए सेंटीमीटर थोड़ी ना होगा, धारा मापना है, कोनो कपड़ा नहीं नापना है, लहंगा समियाना नहीं नापना है कि सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। किलोग्राम, किलोग्राम विद्युत धारा को मापना है। कुल हमको बैगन नहीं नापना है, बैगन नहीं तोलना है कि किलो का प्रयोग करेंगे। ए मीटर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए मीटर, ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब जो होता है 10 रुपये में नहीं देता है बल्ब, फिलिप्स का बल्ब नहीं देता 10 रुपये में, तो उसी का बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, कहता है बॉल उड़ गेलो, बॉल उड़ गेलो, आ वोल्टेज बेसी आ गेलो, बॉल उड़ गेलो। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बॉल उड़ कर, बॉल थोड़ी ना उड़ता है, बॉल तो वही में रहता है, उसका फिलामेंटे झड़ जाता है, उड़ जाता है, फिलामेंटे हट जाता है एक दूसरे से, तो उसी को कहता है कि बॉल उड़ गेलो। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट नाइक्रोम के तार का, टंगस्टन के तार का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के तार का बना होता है। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के तार का बना होता है। हमको तो नाइक्रोन बुला रहा था, सॉरी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के तार का बना होता है, टंगस्टन के तार का बना होता है। चलिए अगला है WHO का पूरा नाम क्या है? WHO विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक RBI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। दिल्ली नहीं मार दीजिएगा, हमको याद था ये क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। हम भी एक बार दिल्ली मारे हुए थे, दिल्ली नहीं मारिएगा, समझ जाइए।
यार बहुत गलती होता है इसमें, कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है आदमी को कि मुंबई क्या हो जाएगा, दिल्ली मार देते हैं, केंद्र है दिल्ली, दिल्ली में और काम होता है तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, CWH में कार्यात्मक ग्रुप है, CWH में कार्यात्मक ग्रुप कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्यात्मक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? जो भी होता है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है 24 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो जाएगा, शक्ति का ऐसे ही मात्रक शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट हो जाएगा, बॉल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होगा, बल्कि शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, कार्य का ऐसे मात्रक जूल हो जाएगा, बॉल का ऐसे मात्रक न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन देख लिए, बी राइट आंसर है इसका। जी इसमें से तरल तत्व कौन सा है बताइएगा, इसमें से तरल तत्व कौन सा है? इसमें से तरल तत्व कौन सा है? तरल तत्व कौन सा है? तरल, पारा, पारा एक तरल तत्व है, पारा क्या है? तरल तत्व है, पारा क्या है? तरल तत्व है, पारा तरल तत्व है, पारा क्या है? तरल तत्व है, पारा तरल तत्व है। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर 4 वैष्म हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो 4 गो वैष्म पाए जाते हैं, मानव के हृदय में 4 भाग, 4 वैष्म। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में है कि सिल्वा किसके पाचन में सहायक होता है? सलीवा, सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा ग्लूकोज या शर्करा। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? मीठा ग्लूकोज या शर्करा, मीठा ग्लूकोज या शर्करा। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति है वो किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई के द्वारा रचित है, 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 मीराबाई। बसो मेरे नैनन में काव्य किसके द्वारा रचित है? तो मीराबाई के द्वारा क्या है? रचित है, मीराबाई के द्वारा रचित है, मीराबाई के द्वारा रचित है। चलिए घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? जो घनानंद है किस काव्य धारा के कवि है? जो घनानंद है किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। रीति मुक्त काव्य धारा। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का सूत्र बताइएगा। C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा?
C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, 6 12 फिर 6 याद रख लीजिएगा। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें चेचक थोड़ी ना होगा, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, इसमें कन्फ्यूजन है। पोलियो तो बाद में लगाया जाता है, पहले हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। बच्चा का जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ये मतलब बूंद होता है, पिया दिया जाता है, ऐसा नहीं कि टीक दिया जाता है, इसे टीका लगाया जाता है। चलिए, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? डेयरी में दूध के डेयरी होता है। तेल के डेयरी, पानी के डेयरी ना होता है, दूध के डेयरी होता है। दूध का डेयरी उरी होता है। चलिए, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति क्या कहलाती है? एकाधिकार कहलाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनाया जाता है। इनमें कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? इनमें कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप मतलब पौधा है जो लुप्त हो गया है? औषधि है लेकिन लुप्त हो गया है। औषधि टाइप का यह पौधा है जो पादप मतलब पेड़ है जो लुप्त हो गया है। तो पीपल के पेड़ तो अभी हैवे करे, तो हमको लगता है इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा? बबूल तो हैवे करता है, ये हो जाएगा इसबगोल। जो लुप्त प्राय औषधि पादप है, इसबगोल। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊष्मा का नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का नियम। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसे हटाइए। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? पेनो मांग रहा है, स्याहियों मांग रहा है, उसको मांग को क्या कहा जाता है? लोचदार नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। अब वही दोनों में से देखिए क्या होगा, हो जाएगा संयुक्त मांग। दोनों संयुक्त रूप से मांग रहा है। शंकराचार्य द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया? शंकराचार्य द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया? शंकराचार्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। जय श्री राम। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा का बूंद गोलाकार यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तारीख इसका पूछ रहा है, तो 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति। आंतरिक मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व है? हीरा। निम्न में कौन सा तत्व है? तो हीरा तत्व है। पन्ना नीलम उलम थोड़ी ना होगा, हीरा तत्व है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है। कोई भी रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तो उसको युक्ति क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चल कुंडली मोटर, ये नहीं होगा, विद्युत कोष। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत कोष हो जाएगा।
51 क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम होने पर दाब, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम होने पर दाब क्या हो जाएगा, दाब बढ़ेगा। 52 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य है, इनमें कौन सार्क का सदस्य है, इनमें कौन सार्क का सदस्य है, सार्क देश का, सार्क देश में क्या देश आता है इनमें से कौन सार्क का सदस्य है, तो सार्क देश में आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यह सब आता है। इनमें से कौन सार्क का सदस्य है, तो चीन। इनमें से कौन सार्क का सदस्य है, ये थोड़ी ना है, जापान थोड़ी ना है, मॉरिशस थोड़ी ना है, मालदीव हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव का सार्क का सदस्य कौन है, मालदीव। मालदीव श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब देश है। और होगा हमको नहीं याद है, इसके आगे याद रहेगा तब ना बोलेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 54 क्वेश्चन की क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। चलिए देखिए यहाँ पर एक बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाइनें कट गया है ये थोड़ा दुख हमको लग गया, थोड़ा लाइनें कट गया। देखिए थोड़ा आप लोग दिक्कत नहीं सहिएगा, काहे दिक्कत सहिएगा, आप लोग सब व्यवस्था यहाँ पर होगा, यहाँ बॉल वो सब चलेगा, यहाँ पर सारा व्यवस्था होगा यहाँ पर। चलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, चलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है बता दीजिए। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, सब मंडल होता है। लेकिन मेरा मुंह कितना काला लग रहा है अंधेरा में, एक तो काला है ही और काला लग रहा है, अब तो आपको न दिख रहा है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, कौन ना है। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। 56 क्वेश्चन है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश यहाँ पर हो जाएगा हमारे हिसाब से, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कहता तो यूपी हो जाता, लेकिन देश कह रहा है तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कह रहा है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश है ब्राज़ील। चलिए 97 कुछ आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घोंघा हो जाता है, घोंघा, आयोडीन की कमी से घोंघा हो जाता है। चलिए 98 क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु था चाणक्य। चलिए 59 क्वेश्चन में है कि जय जवान जय किसान, किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपनाम है चाचा। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद बोले थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए मांग के लिए आवश्यक तत्व है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, यही है। अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है विनिर्माण, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है विनिर्माण। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, श्रम, उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम, उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम। 63 में सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है समांतर माध्य। पेट्रोल किससे मापा जाता है, पेट्रोल किससे मापा जाता है, किलोमीटर थोड़ी नहीं होगा, पेट्रोल किससे मापा जाता है, पेट्रोल किससे मापा जाता है बता दीजिए। पेट्रोल लीटर में मापा जाता है, मीटर में नहीं, किलोमीटर नहीं होगा, लीटर में मापा जाता है पेट्रोल। पेट्रोल किस में मापा जाता है, लीटर में, कंफ्यूज करने के लिए इसे दे दिया है सवाल पर।
चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख ले। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो CnH2n एल्केन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CnH2n +2 हो जाएगा। CnH2n +2 हो जाएगा। +2 हम देखबे नहीं किए हैं, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर CnH2n +2। देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कहता तो असम हो जाता और दार्जिलिंग हो जाता, लेकिन देश कह रहा है तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो चीन हो जाएगा। च से चाय, च से चीन, च से चाय, च से चीन, च से चाय, च से चीन। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक जिले में, स्थान में हुआ था, नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक जगह पर। चलिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। चलिए पोखरन क्या है? तो पोखरन क्या है? तो ये क्या है? पोखरन एक राजस्थान का नहर है। पोखरन क्या है? तो राजस्थान का एक नहर है पोखरन। बिहार का जिला नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं। चलिए गांव में पहला राशन किसका था? जो गाँव क्या बोला जाता है यार, गोवा में है। गोवा में पहला शासन किसका था? हमको गाँव में बोला गया है। गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन इस चोट्टा हरामी कुत्ता के पुर्तगालियों का था। 69 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों का था। पुर्तगालिया से ही चोट्टा सवाया हुआ था और गोवा में शासन कर लिया था। बहुत पिटला रहा हमको। पहले 70 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 70 नंबर क्वेश्चन है, गलती, सॉरी। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। थोड़ा डिटेल इसका देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने नियुक्ति संबंधित अधिकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित अधिकार में प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति है। इसका हम कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद गलती किताब में दिया हुआ है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो हमको लगता है प्रधानमंत्री, हमको याद था, लेकिन इसमें राष्ट्रपति दिया हुआ है, हम क्या करें? तो हमारे हिसाब से तो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इसमें बी दिया हुआ है आंसर। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसमें बी आंसर दिए हुआ। आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो हम कमेंट में बता देंगे बाद में सर्च करके। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसमें बी आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमको लगता है प्रधानमंत्री होगा। कहीं कन्फ्यूज है दोस्तों, इसको थोड़ा हल्के में नहीं लीजिएगा। थोड़ा ये हिंदी नहीं आता है, जो सब कुछ नहीं आता, तो देखिए लेते हिंदियों को। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? किसी कार्य को करने का संकल्प करना। मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। जो बहुत कुछ जानता हो। वाक्य के लिए सही शब्द है बहुज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा बहुज्ञ। चलिए जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया, इसके लिए सही शब्द है दुर्लभ। 74 के सी। चलिए राइट आंसर है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? पूंजी का अवमूल्यन होता है, यही सही नहीं है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का धन मूल्य है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NPG बराबर GNP बराबर मूल्यह्रास। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्णतः 15 अगस्त, नहीं गलती है, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। सही है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हैं। चलिए किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये नहीं होगा, ना पता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण का। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट में से ले जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो कैलिको कहलाते थे। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो पहला हो जाएगा राइट आंसर। पहले बुधे है, उसके बाद कोनो है, समझे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पूरा याद रहना चाहिए। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच कौन सा बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हो जाएगा उष्णकटिबंध। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? किसकी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो गाजर के तो हम सब खाइबे करते हैं जड़, मुरैयो के खाइबे करते हैं मूली के, गेहूं के जड़ थोड़ी ना खाते हैं, इसका तो खाइबे करते हैं, गेहूं हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में है कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। मानव की पसलियाँ खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है। मानव की जो पसलियाँ होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है? मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो मानव की जो पसलियाँ मतलब हड्डी, पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियाँ स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। प्रतिरोध का अभियुक्त चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई खाली स्थान होगी, चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? ओम में हो जाएगी। न्यूटन कार्य उस समय होगा जब पिंड को खाली स्थान, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को खाली स्थान ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। 89 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। कोई भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। एक पारद मिश्रित का अनिवार्य घटक है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है पारा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल में औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल में औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बीपी श्रेणी में संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंस लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन में है कि बोरोमीटर के आविष्कारक कौन है? देखिए अभी तक लाइन नहीं आया, देख लीजिए।
इतना बड़ा पटनों में इतना देर लाइन कट जाता है, समझ जाइए। बोरोमीटर के आविष्कारक कौन है? अनहारे में पढ़ रहे हैं, समझ जाइए कितना बड़ा का हम मोटिवेटेड है अंदर से। बोरोमीटर का आविष्कारक कौन है? तो ई टोरिसेली। बोरोमीटर का आविष्कारक कौन है? ई टोरिसेली। बोरोमीटर का आविष्कारक कौन है? ई टोरिसेली आविष्कारक है बोरोमीटर के। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। चलिए 96 नंबर पूछे कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गांधार कला, गांधार कला। 97 नंबर पूछे है कि किस अधिनियम के नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया था? किस अधिनियम ने? नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम। 98 में क्वेश्चन है कि जब बेड इन दीवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ बेड इन द दीवार, अ बेड इन द दीवार के लेखक कौन है? बी एस नायपाल, बी एस नायपाल। 99 क्वेश्चन है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि खाली स्थान भी कहलाती है? अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि खाली स्थान भी कहलाती है? तो पोलिंडाबा संधि कहलाती है, पोलिंडाबा संधि कहलाती है, पोलिंडाबा संधि कहलाती है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम भी जाना जाता है? भारत का कौन सा देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार बर्मा के भी नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों कितना हम लोग यहाँ पर मेहनती, अनहार में भी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अंधेरा में रीस्टार्ट कर रहे हैं, अंधेरा में बत्ती गुल लेकिन पढ़ाई चालू, बत्ती गुल है लेकिन पढ़ाई चालू है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा हम फर्स्ट में पढ़े हैं, सेट बनाए हैं पूरा। शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब, महाकाल की कृपा से मारिएगा, हे प्रभु हे मालिक की कृपा से मारिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठोकिएगा, पूरा वायरल कर दीजिए चैनल को, पूरा भारत पाकिस्तान में भी मेरा चैनल चलना चाहिए। चलिए दोस्तों ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बोल बम, जय जय सरस्वती माता। आप खुश रहिए, आप लोग अच्छे काम